हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में बेसिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमारे कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जेनेटिक्स इन रिलेशनशिप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि जो जेनेटिक सब्जेक्ट है उसका प्लांट ब्रीडिंग से क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, इस पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्लास काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आपके इस टॉपिक से आपके एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, भले वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, भले वो छोटा क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहिए और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में क्या लिंक है, क्या इनका रिलेशन है, क्या इनके संबंध जानने वाले हैं। तो आनुवंशिकी वह विज्ञान है जिसमें लक्षणों का वंशानुगत संचरण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जेनेटिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं कि जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से जाते हैं, क्या माध्यम होता है, कैसे क्या लक्षण प्रकट करते हैं, ये सब हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। और प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या होता है कि उन्नत और नई किस्मों का विकास करना, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसका अलग उद्देश्य होता है, अलग पर्पस होता है। उस जो जेनेटिक होती है उसका अलग पर्पस होता है, लेकिन जो प्लांट ब्रीडिंग का जो आधार है, जो इसका पिलर है, या हम कहें कि इसकी जो नींव है या जो आधार है वो जेनेटिक्स ही है। क्योंकि जो संकरण वगैरह जो होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, वो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, जेनेटिक में ये सब पढ़ा जाता है। तो आनुवांशिकी जो है वो पौध प्रजनन का आधार है। किस तरह से है, अब हम एक एक करके पॉइंट की बात करेंगे कि किस तरह से जो आनुवांशिकी है वो प्लांट ब्रीडिंग का आधार है। तो सबसे पहला आता है बेसिक जेनेटिक्स टर्म, यानी कि हम ऐसी कुछ टर्म के बारे में बात करेंगे, ऐसे कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे जो आपके जो छोटे क्वेश्चन आते हैं परिभाषा वाले, एक लाइन वाले, उनमें पूछा जा सकता है। और इन शब्दों का जो प्रयोग होता है वो जेनेटिक में भी होता है, वो प्लांट ब्रीडिंग में भी है, हम इन शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं। जिनमें सबसे पहले आता है जीन। तो जीन क्या होता है? जीन डीएनए का वह भाग होता है जो लक्षणों को नियंत्रित करता है। यानी कि जैसे जो माता पिता होते हैं उनसे जो अपने संतान में जो लक्षण जाते हैं ना, उनका जो नियंत्रण करता है वो जीन द्वारा उनका नियंत्रण किया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा आता है एलील। तो एलील क्या होता है कि एक ही जीन के विभिन्न रूप होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एलील। यानी कि जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी दो होते हैं, स्मॉल टी होते हैं, तो इनमें एलील होते हैं, यानी कि ये दोनों अलग अलग दो एलील होते हैं। जीनोटाइप क्या होता है कि जो भी कोई जीव होता है उसकी जो आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक जो लक्षण होते हैं, जो जेनेटिक संरचना को हम कहते हैं जीनोटाइप, यानी कि उसके आंतरिक लक्षणों को। और फिनोटाइप क्या होता है? उसके बाहरी लक्षणों को, यानी कि उसके शरीर की बनावट देख के, उसका रंग देख के, उसका आकार देख के, ये सब होता है फिनोटाइप। और जीनोटाइप में क्या होता है? उसकी आंतरिक जो क्रियाएं होती है उनको देखा जाता है। होमोजाइगस क्या होता है? इसमें जो दोनों एलील होते हैं, यानी कि जो कैपिटल टी और कैपिटल टी जो होते हैं वो दोनों समान होते हैं, तो ये होता है होमोजाइगस। और यदि हम बात करें हेटेरोजाइगस की, तो इसमें क्या होता है कि दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये होता है हेटेरोजाइगस। डोमिनेंट एलील क्या होते हैं कि जो दूसरे एलील की को अभिव्यक्ति को दबा देते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें डोमिनेंट एलील कौन सा है और इसमें रिसेसिव एलील कौन सा है, तो इसमें जो है इसको हम कहेंगे लंबा पौधा, यानी कि जो कैपिटल टी होता है वो लंबा होता है, जो स्मॉल टी होता है वो छोटा होता है, यानी बोना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी ने क्या किया कि जो स्मॉल टी है उसको प्रभावी होने से रोक दिया, यानी कि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पर प्रभावी हो गया। इसलिए यहाँ पे जो डोमिनेंट जो एलील है वो कैपिटल टी है और जो रिसेसिव एलील जो है वो स्मॉल टी है, यानी कि स्मॉल टी की जो अभिव्यक्ति थी, जो प्रकट होने वाला था वो नहीं हो पाया, उसकी अभिव्यक्ति को दबा दिया गया, किसके द्वारा? कैपिटल टी के द्वारा। तो यहाँ पे कैपिटल टी तो हो गया डोमिनेंट एलील और जो स्मॉल टी है वो हो गया रिसेसिव एलील। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिसेसिव एलील क्या होता है और डोमिनेंट एलील क्या होता है। हाइब्रिड क्या होता है? यानी कि हम देखते हैं कि हाइब्रिड नस्लें, हाइब्रिड जो वेराइटियां, हाइब्रिड किस्में, तो इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग जो पेरेंट्स होते हैं, दो भिन्न पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवा के एक नई वेराइटी तैयार की जाती है, तो वो होती है हाइब्रिड नस्ल या हाइब्रिड वेराइटी, हम इसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं मेंडल के लॉ, यानी कि मेंडल के नियमों की। तो सामान्यतः जो मेंडल थे वो उन्होंने तीन नियम दिए थे। एक दिया था प्रभाविता का नियम,
दूसरा दिया था पृथक्करण का नियम और तीसरा दिया था समतंत्रता अपव्यय का नियम। जिसमें जो मेंडल थे उनको जो जेनेटिक्स के जनक भी कहा जाता है, यानी कि आनुवंशिकी के पिता भी कहा जाता है। और यदि हम बात करें, सबसे पहला नियम उनका था प्रभाविता का नियम। तो उसमें क्या होता है कि जब जो एलील होते हैं युग्मक निर्माण के दौरान क्या होते हैं कि एक एलील दूसरे एलील की जो अभिव्यक्ति होती है उसको प्रभावित करता है, यानी कि जो डोमिनेंट ट्रेट्स जो होते हैं वही प्रकट होते हैं, रिसेसिव एलील जो होते हैं वो अपने अभिव्यक्ति को प्रकट नहीं कर पाता है। तो ये था प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम था इनका पृथक्करण का नियम, जिसमें क्या होता है कि जो युग्मक निर्माण के दौरान क्या होता है कि दोनों एलील जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो उसे जो अलग अलग हो जाते हैं यानी कि एलील जो होते हैं वो गैमेट यानी कि युग्मक बनते समय अलग अलग हो जाते हैं। तो ये था पृथक्करण का नियम। तीसरा था स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो सामान्य स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र थे। तो इसमें क्या होता है कि युग्मक निर्माण के दौरान क्या होते हैं, दोनों एलील अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होते हैं, वो एक दूसरे की अभिव्यक्ति को दबाते नहीं है। यदि जीन लिंकेज ना हो तो, यानी कि इस जो लिंकेज जो होता है उस पर स्वतंत्र अपव्यय का नियम लागू नहीं होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे मेंडल के नियम। तीन नियम थे, तीनों को आपको मैंने बता दिया है। पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपव्यय का नियम। प्रभाविता का नियम में क्या होता है, युग्मक निर्माण के दौरान जो एलील होते हैं वो प्रभावित करते हैं। पृथक्करण के दौरान क्या होते हैं, दोनों जो एलील होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और स्वतंत्र अपव्यय के दौरान क्या होता है कि जो दोनों युग्मक निर्माण के समय एलील जो होते हैं वो दोनों अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं, कोई भी किसी की अभिव्यक्ति को नहीं दबाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स फॉर यील्ड, यानी उपज के लिए मात्रात्मक आनुवंशिकी। इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है यील्ड। जो यील्ड एक क्वांटिटेटिव ट्रेड्स है जो कई जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी जो उपज होती है हाई उपज वाली, जो अधिक उपज देने वाली, इसमें क्या होता है कि जो जो क्वांटिटेटिव जो ट्रेड्स होते हैं यानी मात्रात्मक जो लक्षण होते हैं, उनमें क्या होता है एक जीन ही इसका नियंत्रण नहीं करता, इसमें कई जीन इसमें सहयोग करते हैं। ये एक कंटिन्यूअस वेरिएशन पाया जाता है, यानी इसमें क्या होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, यानी कि ये लगातार चलने वाला वेरिएशन होता है। इसमें एनवायरनमेंट का प्रभाव भी अधिक होता है, यानी कि जो उपज होती है, जैसे आपने किसी फसल की बुआई की है तो उसकी उपज होने पर कौन जो इन्वायरमेंट होता है वो भी उस पर प्रभावित करता है कि इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, वो कैसा है, ये भी आपकी उपज पर निर्भर करता है। फिर आता है फिनोटाइप वेरिएशन। इसका जो सूत्र होता है वो होता है जेनेटिक वेरिएंस, जो उसमें जोड़ना है आपको प्लस इन्वायरमेंटल वेरिएंस, यानी कि ये आपसे सूत्र पूछा जा सकता है। शॉर्ट में आप याद करना चाहें तो ये इसका सूत्र रहेगा जी वीपी बराबर वीजी प्लस आपके सूत्र रहने वाला है वीई। ये आपके इसका सूत्र रहने वाला है। तो ये आपको सूत्र आना चाहिए, ये सूत्र आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में भी। छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सीधा आपसे जो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है उसमें भी ये आपसे पूछा जा सकता है। हाई हेरिडिटेबिलिटी होने पर सिलेक्शन प्रभावी होता है और जेनेटिक एडवांस सिलेक्शन में होने वाला सुधार है, यानी जेनेटिक्स क्या है कि जो एडवांस सिलेक्शन है उसमें होने वाला सुधार है। अब हम बात करेंगे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जो लिंकेज और पुनर्संयोजन की बात करने वाले हैं। लिंकेज क्या होता है कि लिंकेज वह स्थिति है जब जीन एक ही क्रोमोसोम पर पास पास स्थित होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पर पास पास स्थित होते हैं, यानी कि ऐसा लगता है देखने पर कि दोनों जो जीन होते हैं वो एक ही है, ऐसा देखने पर लगता है, लेकिन होता नहीं है। दोनों पास पास स्थित होते हैं, इसलिए उसे लिंकेज कहा जाता है। ऐसे जीन साथ में इनहेरिट होते हैं और लिंकेज में इंडेफिनेट एसोर्टेमेंट यानी कि जो स्वतंत्र अपव्यय का जो नियम था जो मेंडल ने दिए थे वो इस पर लागू नहीं होता है, ये वो इस पर काम नहीं करता है, ये उसको पालना नहीं करता है। रिकॉम्बिनाइजेशन क्रॉसिंग ओवर के कारण जीन का नया कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है यानी कि जो जीन जो होते हैं वो आपस में क्रॉस करते हैं, जिससे क्या होता है कि नया जीन का कॉम्बिनेशन होता है। और ये कहाँ होता है, ये मियोसिस के दौरान होता है, यानी कि यह भी आपको पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेशन क्रॉसओवर जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, तो वो होती है मियोसिस के दौरान होती है, मियोसिस में होती है। अब हम बात करेंगे साइटोजेनेटिक इन ब्रीडिंग, यानी कि कोशिकीय आनुवंशिकी की बात करेंगे कि जो साइटोजेनेटिक्स है वो प्लांट ब्रीडिंग होती है उसमें कैसे योगदान करती है, कैसे उसका संबंध है। तो साइटोजेनेटिक्स में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर
और बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, एक तो साइटोजेनेटिक्स में हम करते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है उसकी संरचना कैसी है, यानी गुणसूत्र की संरचना हम इसमें पढ़ते हैं, और इसके साथ ही इसका बिहेवियर यानी इसका व्यवहार कैसा होता है, ये कैसे काम करता है, ये भी हम इसमें पढ़ते हैं। पॉलीप्लॉइडी में क्रोमोसोम संख्या बढ़ जाती है। बनाना ट्राइपॉड होता है यानी ट्रिप्लॉइड होता है। इसमें जो बनाना होता है वो सीडलेस होता है, यानी कि बनाना जो केला होता है उसमें बीज नहीं बनता, ये ट्रिप्लॉइड होता है। और यदि हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं जो होता है वो हेक्साप्लॉइड होता है। इसमें 2n बराबर 42 गुणसूत्र संख्या होती है। यानी कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो यदि आपसे पूछा जाए कि जो गेहूं होता है वो हेक्साप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है या टेट्राप्लॉइड होता है, कैसा होता है, तो वो हेक्साप्लॉइड होता है। या आपको क्वेश्चन जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एनिप्लॉइडी में क्रोमोसोम संख्या असामान्य होती है। अब हम बात करेंगे म्यूटेशन जेनेटिक्स यानी उत्परिवर्तन आनुवंशिकी की बात करेंगे। तो म्यूटेशन डीएनए में होने वाला अचानक परिवर्तन, यानी कि जब डीएनए में अचानक कोई परिवर्तन होता है तो वो होता है म्यूटेशन। ये प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है, इसे हम कृत्रिम रूप से भी करवा सकते हैं। गामा किरणें, एक्सरे वगैरह जो होते हैं, इससे हम इसको कृत्रिम रूप से भी करवा सकते हैं। ये नेचुरल या इंड्यूस्ड हो सकता है, यानी कि नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है, और हम इसमें कृत्रिम रूप से भी हम इसमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन करवा सकते हैं। इंड्यूस्ड म्यूटेशन रेडिएशन और केमिकल से किया जाता है, यानी कि जब हम कृत्रिम रूप से जब हम उत्परिवर्तन करवाते हैं तो रेडिएशन यानी कि गामा किरणें, एक्सरे वगैरह जो किरणें होती है उससे होता है, और केमिकल यानी विभिन्न प्रकार के जो केमिकल होते हैं उनका भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। गामा रेज यानी कि गामा किरणें और ईएमएस कॉमन एजेंट होते हैं इसके, और म्यूटेशन वेरिएशन को स्थायी स्रोत होता है, यानी कि जो म्यूटेशन होता है वो वेरिएशन का एक स्थायी स्रोत होता है। इसके बाद हम बात करेंगे जीनोटाइप और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया की, यानी कि जब जीनोटाइप का प्रदर्शन एनवायरनमेंट के अनुसार बदलता है तो इसे हम जो जीनोटाइप और पर्यावरण अंतःक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो जीनोटाइप होता है यानी कि शरीर के अंदर का जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो पर्यावरण के अनुसार जब बदलता रहता है, जब पर्यावरण में जो बदलाव होता है उसके कारण जीनोटाइप में बदलाव होता है, तो ये होता है जीनोटाइप इंटू पर्यावरण अंतःक्रिया, यानी कि जीनोटाइप और पर्यावरण के बीच की अंतरक्रिया हम इसको कहते हैं। एक ही वेराइटी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रदर्शन करती है, यानी कि जो एक ही वेराइटी जो होती है, जैसे कि गेहूं की एक वेराइटी है, वो एक अलग क्षेत्र में अपना अलग प्रदर्शन दिखाएगी, दूसरे क्षेत्र में अपना अलग प्रदर्शन दिखाएगी। तो ये क्या है कि ये जीनोटाइप, जो जीनोटाइप होता है वो पर्यावरण के अनुसार काम करता है, तो ये होता है इसमें। और ये स्टेबल वेराइटीज के चयन में भी महत्वपूर्ण होती है, यानी स्टेबल वेराइटी के चयन में भी ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये हमारा टॉपिक था कि जो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। अब हम बात करते हैं इसी टॉपिक के टॉप 10 एमसीक्यू की जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला आता है जीन क्या होता है। प्रोटीन यूनिट होती है, डीएनए का एक भाग होता है जो लक्षण नियंत्रित करता है, या क्रोमोसोम का पूरा भाग या सेल ऑर्गेनाइजर होता है, तो ये होता है डीएनए का एक भाग जो लक्षण नियंत्रित करता है। दूसरा आपके आता है हेटेरोजाइगस जीने, जो जीनोटाइप होता है वो कौन सा होता है, कैपिटल टी या स्मॉल टी, स्मॉल टी, जो सॉरी कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो इनमें से आपके सही आंसर कौन सा रहेगा, तो स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी इसके आपके सही आंसर रहने वाला है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन किससे संबंधित है, यानी कि पृथक्करण का नियम जो है वो किससे संबंधित है। डोमिनेंस से, एलील का अलग होना, म्यूटेशन से, या लिंकेज से। तो ये है जो एलील होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, पृथक्करण हो जाता है। स्वतंत्र अभिवन का नियम कब लागू होता है, लिंकेज जीन में, अनलिंकेज जीन में, म्यूटेशन में, या पॉलीप्लॉइडी में। तो ये कब लिंक जो होता है अनलिंकेड, जो सॉरी लिंकेज में ये लागू नहीं होता, अनलिंकेड जीन जो होते हैं उनमें ये लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है यील्ड किस प्रकार का ट्रेड्स है, तो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। तो ये होता है क्वांटिटेटिव, यानी मात्रात्मक होता है और ना कि गुणात्मक होता है। हेरिटेबिलिटी यानी H2H स्क्वायर का सही फॉर्मूला क्या है, तो इसका सही फॉर्मूला होता है आपके Vg अपॉन Vp। ये आपसे फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि लिंकेज का अर्थ क्या है। जीन का अलग होना, जीन का एक ही क्रोमोसोम पर पास पास होना, म्यूटेशन या क्रॉसिंग ओवर। तो इसका सही आंसर रहेगा आपके
जीन का एक ही क्रोमोसोम पर पास पास होना। रिकॉम्बिनेशन कब होता है? माइटोसिस में, मियोसिस में, फर्टिलाइजेशन में या म्यूटेशन में? तो ये होता है मियोसिस के क्रॉसिंग ओवर के दौरान रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है पॉलीप्लॉइडी का सही उदाहरण क्या है? राइस, बनाना, पी यानी मटर या मस्टर्ड? तो इसका सही आंसर रहेगा आपके बनाना, ये पॉलीप्लॉइडी ट्रिप्लॉइड होता है। जी इंटू पी इंटरेक्शन का अर्थ क्या है? जीन म्यूटेशन, जीनोटाइप का एनवायरनमेंट के अनुसार बदलना, क्रोमोसोम डबलिंग या हाइब्रिडाइजेशन? तो इसके क्या होता है कि जो जीनोटाइप होता है वो एनवायरमेंटल के अनुसार बदलता रहता है। तो ये इसका अर्थ होता है या इसका जो अर्थ होता है, ये मीनिंग होता है। अब ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको एमसीक्यू, पुराने पेपर, गेस पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।